हमने अपने ऑपरेशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा होटल की तमाम रोशनियां गुल करना और होटल से बाहर निकलना। दूसरा हिस्सा 2 टोलियों में तकसीम 2 ग्रुपों का मुक्ति बाहिनी वालों को ठिकाने लगाना और तीसरा किसी की नजरों में आए बगैर होटल में वापस दाखिल होना। ऑपरेशन शुरू करने का वक्त 2200 आवर्स यानी रात 10 बजे रखा गया। पौने 10 बजे माँ सिवाय एक लड़के जिसने अपने कमरे से ऊपर के फ्लोर की लाइट उड़ानी थी, बाकी सब ने अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ मोहसिन के कमरे में इकट्ठे होना और तमाम लाइट्स उड़ाने के बाद उसी कमरे की खिड़की से बाहर निकलना था। होटल के तमाम कमरों में स्टैंड वाले लैंप मौजूद थे। ठीक 10 बजे कैसर की हिदायत के मुताबिक फर्स्ट फ्लोर के लड़के ने अपने कमरे और कैसर ने मोहसिन के कमरे के लैंप्स के बल्ब उतार कर बल्ब होल्डर में करेंसी सिक्के रख कर स्विच ऑन करने थे ताकि शॉर्ट सर्किट के बायस दोनों फ्लोर्स की लाइटें बंद हो जाएं। लाइट जाते ही कैसर ने जेबी टॉर्च की मदद से स्विच रूम में जाकर होटल की बैरूनी और लॉन की बत्तियों के स्विच से फ्यूज निकाल कर उनकी जगह बाजार से खरीदे हुए फ्यूज लगा देने थे। उन फ्यूज पर कैसर ने टूटी हुई फ्यूज वायर लगा दी थी। तमाम लाइट्स गुल होते ही लड़कों ने खिड़की से निकलकर गाड़ी तक जाना था जो होटल की हुदूद से बाहर पार्क की गई थी। इस दौरान ऊपरी मंजिल वाले लड़के और कैसर ने भी उसी खिड़की से निकलकर और खिड़की बंद करके हमसे आ मिलना था। हमारे हिसाब से 4 मिनट में ये सारा अमल मुकम्मल करके हम सातों को गाड़ी तक पहुंच जाना चाहिए था। एक फालतू मिनट का हमने मार्जिन रखा हुआ था। अगर 5 मिनटों में सब गाड़ी तक न पहुंच पाते तो मिशन को मुलतवी कर दिया जाता। पौने 10 बजे हम सब अपने ओवरकोटों की जेबों में जरूरी सामान डाले मोहसिन के कमरे में पहुंच गए। होटल वालों को जुल देने के लिए ताश के 2 पैकेट भी मेज पर रख दिए ताकि उन्हें कमरे में इस इज्तिमा की माकूल वजह बताई जा सके। 9:50 पर एक लड़का अपना ओवरकोट हमारे पास छोड़कर फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में चला गया। उधर कैसर ने कमरे में रखे लैंप का बल्ब उतार कर तमाम तैयारी की हुई थी। ठीक 10 बजे तकरीबन बैक वक्त ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बत्तियां गुल हुई। बत्तियां गुल होते ही कैसर ने तेजी से कमरे से बाहर निकला और 1 मिनट के अंदर स्विच रूम से फ्यूज निकालकर जली हुई तारों वाले फ्यूज लगाकर वापस आ गया। इस दौरान ऊपरी फ्लोर वाला लड़का भी अपना काम दिखाकर कमरे में आ गया था। हर सू बिल्कुल अंधेरा था और होटल इंतजामिया के लोगों की भाग दौड़ और इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की आवाजें आ रही थी। हम बगैर वक्त जाया किए एक एक करके खिड़की से बाहर निकले और पौधों और दरख्तों की ओट में गाड़ी तक पहुंचे। हमारी ये सारी कार्रवाई 4 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल हो गई थी। बीरगंज से 11,000 फुट की बुलंदी तक जाकर और फिर ढलवान में जाने वाली सड़कों पर चलने के लिए खटमंडू में तकरीबन सभी कारें पुरानी लेकिन बड़ी और 6 या 8 सिलेंडर की थी। सरदार जी ने भी अमेरिकन पुराने मॉडल की 8 सिलेंडर फोर्ड रखी हुई थी। 4 साथी पीछे और 2 आगे बैठ गए। स्टीयरिंग मैंने संभाल लिया और हम सातों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। हमारा गाइड मोहसिन था। मेन रोड से हटकर उसने एक जगह गाड़ी रुकवाई और सब एक एक करके उतरकर मध्यम स्ट्रीट लाइट्स में एक गली में गुम हो गए। तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये ग्रुप बखैरियत वापस पहुंचा और खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। उस वक्त सबकी हालत ऐसी थी कि न मैंने उनसे कुछ पूछा और न ही उन्होंने कुछ बताया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और करीबन 1 मील के फासले पर मोहसिन ने फिर गाड़ी रुकवाई। यहाँ तो कोई स्ट्रीट लाइट भी न थी। उस जगह भी उन्हें वापस आने में 1 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त लगा। गाड़ी में हम तीसरी जगह पहुंचे। यहाँ शहर के दूसरी जानिब नेपाली आबादी के घरों के झुरमट में एक बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर बना एक फ्लैट हमारा टारगेट था। यहाँ की सब इमारतों की तरह ये बिल्डिंग भी ज्यादातर लकड़ी की बनी हुई थी। मैं यहाँ के हालात का अंदाजा लगाने और साथियों को कवर देने के लिए गाड़ी से बाहर आकर सीढ़ियों के करीब खड़ा हो गया ताकि अगर बिल्डिंग वाले जाग जाएं और मज़ाहमत करें तो अपने पिस्टल से साथियों का तहफ्फुज़ करूं। मुझे ऊपर से दरवाजा टूटने की आवाज आई। उसके साथ ही कुछ दरवाजे के खुलने और फिर फौरी बंद होने की आवाजें भी आईं। चंद मिनट के बाद मेरे साथी भागते और सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे उतरे और तेजी से अंधेरे में खड़ी गाड़ी में बैठे। मैंने तेजी से गाड़ी चलाई और उस इलाके से दूर निकल आया। मोहसिन ने आहिस्ता से मुझे कहा कि होटल वापस चलें। मैंने गाड़ी होटल की जानिब मोड़ दी। होटल के करीब पहुंचे तो देखा कि सारी बत्तियां रोशन हो चुकी थी। मैंने वहीं से गाड़ी वापस शेर पंजाब रेस्टोरेंट की जानिब मोड़ दी। सरदार जी रेस्टोरेंट से मुल्हिका इमारत में रहते थे और रेस्टोरेंट के मुलाजिम ग्राहकों के जाने के बाद सफाई और धुलाई में मसरूफ थे। मैंने एक मुलाजिम के जरिए सरदार जी को बुलवाया। वो चंद मिनटों में आ गए। मैंने उन्हें कहा कि मेरे चंद साथी और मैं सूरज तुलू होने तक यहाँ ठहरना चाहते हैं। सरदार जी के यहाँ कोई मेहमान खाना तो था नहीं। उन्होंने रेस्टोरेंट के मुलाजिमों के जरिए मेजों को जोड़कर 5 आदमियों के सोने की जगह बनवाई। 2 गाड़ी में सो सकते थे। मैंने सरदार जी को कहा कि अपने मुलाजिमों को सख्ती से मना कर दें कि किसी से भी हमारी यहाँ शब बसरी की बात न करें। अब सरदार जी ने अपनी एक्टिंग शुरू की। ऊंची आवाज में कहने लगे, भोले बादशाह, अगर आपको इतनी रात गए आना था तो मुझे पहले ही बता दिया होता। अब तो मेरी नाक कट
कट गई। मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई और मैं कहीं का न रहा। सरदार जी गुस्से और शर्म से कांपने लगे। मैंने कहा, सरदार जी गलती मेरी है, माफी चाहता हूँ। वो कहने लगे, बादशाह गलती कैसी और माफी कैसी? आपने तो मेरे साथ जो सलूक किया है वो तो मेरा जानी दुश्मन भी मेरे साथ न करता। सरदार जी के मुंह से झाग बहने लगी। कहने लगे, अब सिर्फ एक ही सूरत है कि मैं कृपान से अपना पेट चाक करके वाहे गुरु को प्यारा हो जाऊं। ये कहकर सरदार जी ने वाकई छोटी कृपान निकाली, जिसे वो हमेशा एक पेटी में कमर के गिर्द बांधे रखते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से सरदार जी को खुदकुशी से रोका और कहा कि मेरी गलती को अब माफ कर दें। मेरे साथी भी मेरी इस गफलत का किसी से तस्करा नहीं करेंगे। सरदार जी ने अपने उस वक्त वहां मौजूद अपने तीनों मुलाजिमों को बुलाया और कहा कि मैं तुमको 100 रुपया देता हूँ। मेरे मेहमानों को इन लंबे साहब की वजह से आज रात जो तकलीफ उठानी पड़ी है, इसका किसी से भी जिक्र न करके मेरी इज्जत का भरम रख लेना, वरना सरदार जी फिर तैश में आ गए, वरना मैं तुम सबको मारकर अपनी हत्या कर लूंगा। मुलाजिमों ने कानों को हाथ लगाकर कहा कि वो भूले से इस बात का आपस में भी जिक्र तक न करेंगे। सरदार जी ने उनकी तरफ से मुतमईन होकर दांत तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने इशारे से उन्हें बाहर चलने का कहा। सरदार जी मुलाजिमों को सबके लिए चाय बनाने और केक लाने का कहकर खुद मेरे और कैसर के हमरा बाहर आ गए। कैसर ने सरगोशी में मुझे कहा कि सब काम बखैरियत मुकम्मल हो गया है और चाकुओं का थैला गाड़ी के पिछले पायदान के नीचे पड़ा है। उसी थैले में सबके दस्ताने भी हैं, क्योंकि कई दस्तानों पर खून के दाग लग चुके हैं। मैंने कैसर को वापस रेस्टोरेंट में भेजा और सरदार जी को लेकर गाड़ी में बैठ गया। उन्हें कहा कि उस तरफ गाड़ी को ले चलें जहां गहरी खाइयां हों। सरदार जी को असल वाक़े का इल्म न था। वो गाड़ी चलाते हुए हंसते हुए कहने लगे, कहो जी, कैसी एक्टिंग की, सब डर गए थे ना? मैंने भरपूर दाद दी और कहा कि आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। सरदार जी के पूछने पर मैंने बताया कि खाइयों में कुछ फेंकना है। खाइयों में मैंने चाकू निकाल कर दूर दूर फेंके। सरदार जी ने जब खून आलूद चाकू देखे तो उनकी हंसी फौरन गायब हो गई। पूछने पर मैंने कहा कि वापस रेस्टोरेंट में जाकर बताऊंगा। हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो लड़के और मोहसिन बजाय आराम करने के चाय पीने और खुशगपियों में मशगूल थे। मैंने महसूस किया कि उनके कहकहे जरूरत से ज्यादा और खोखले थे। मोहसिन की आवाज उनमें सबसे नुमाया थी और उसकी वजह भी मैं समझ चुका था। किसी बेहथियार इंसान को मारते वक्त कुदरती तौर पर दिलो दिमाग पर बोझ सा छा जाता है। उन्होंने तो 2.5-3 घंटों में 8 मुक्ति बाहिनी वालों को हलाक किया था, जो सब के सब कत्ल होते वक्त निहत्ते थे। उन लड़कों के दिलो दिमाग पर जो असर हुआ था उसे वो अपने कहकहों से जायल करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें सर की जुम्बिश से बता दिया कि मैं भी अपना काम मुकम्मल कर आया हूँ। सरदार जी को मैंने कहा कि गाड़ी से मैं थैला लाकर किचन के चूल्हों में जलाना चाहता हूँ। आप मुलाजिमों को कहें कि गाड़ी अंदर और बाहर से अच्छी तरह धो लें। सरदार जी के हवास अभी तक बहाल नहीं हुए थे। वो गुमसुम से मेरी हर बात मानते रहे। थैले में खून से भरे हुए दस्ताने थे। मैंने चूल्हे में एक एक करके दस्ताने डाले और फिर थैला और दस्ताने जब तक सब राख न बन गए मैं वहां से न हटा। इस दौरान सरदार जी के मुलाजिमों ने गाड़ी को पानी के पाइप से अंदर बाहर से धोकर बिल्कुल साफ कर दिया। 2 लड़कों के ओवरकोट्स पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे। इन धब्बों को भी लड़कों ने धो डाला। मुलाजिम मेरे लिए और सरदार जी के लिए भी चाय ले आया था। चाय पीने के दौरान सरदार जी ने मुझसे फिर पूछना चाहा तो मैंने उन्हें सरगोशी में कहा कि सबके सामने नहीं, बल्कि कल दिन को आपको बताऊंगा। सुबह 4 बजे मैंने सरदार जी को कहा कि हमें अन्नपूर्णा होटल के करीब छोड़ आएं। हम 8 बंदे गाड़ी में एक दूसरे के ऊपर ठुस ठुसा कर बैठ गए। होटल के करीब आने पर मैंने गाड़ी रुकवाई और सरदार जी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दोबारा तंबीह की कि गुज़श्ता शाम मेरे आपकी गाड़ी लेने से अब तक की किसी बात का जिक्र किसी से भूले से भी न करें। सरदार जी को अभी तक रात के ऑपरेशन की संगीनी का इल्म नहीं था। वो खामोशी से वापस चले गए। होटल की बाउंड्री वॉल से हमने अंदर का जायजा लिया। उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और सख्त सर्दी और अंधेरा था। हम एक एक करके मेन गेट से जरा परे बाउंड्री वॉल से कूदकर होटल की हुदूद में दाखिल हुए। पहरेदार भी रात की ड्यूटी के बाद या शायद सर्दी की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर भी हम छुपते छुपाते सिंगल फाइल में मोहसिन के कमरे की खिड़की तक पहुंचे और खामोशी से कमरे में दाखिल हो गए। हमारे जाने के वक्त उस कमरे की लाइट भी चली गई थी। अब कमरा पूरी तरह से रोशन था। अंदर से लॉबी में खुलने वाला दरवाजा खोला तो रिसेप्शन पर बैठे 2 स्टाफ मेंबर नींद में ऊँघ रहे थे। कमरे के बैरूनी दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन वैसे ही लटक रहा था। हमने ताश के पत्ते मेज पर बखेर दिए और ऊंची आवाज में बातें करते ऊपरी मंजिल पर अपने कमरों को चल दिए। रिसेप्शन वाले हमारी आवाज से जाग उठे और गुड मॉर्निंग कहकर बोले कि सारी रात आपके कमरे की बत्ती जलती रही। मैंने कहा कि हम ताश खेल रहे थे। गर्जे के मुस्कुराहटों के तबादले के साथ हम अपने अपने कमरे में चले गए। सब रात भर के जागे हुए और टेंशन की वजह से बेहद थके हुए थे। मैं तो कपड़े तब्दील करके बिस्तर में जा घुसा और ऐसी नींद सोया कि दिन के 12 बजे के बाद आंख खुली।
बाकी सबका भी यकीनन यही हाल होगा। मैंने अपने फ्लोर पर ठहरे हुए लड़कों को खुद जाकर जगाया और मोहसिन को हाउस टेलीफोन पर कहा कि 1 घंटे में सब तैयार होकर डाइनिंग हॉल में पहुंच जाएं। मैं तेज गर्म पानी से नहाया और ताज़ादम होकर डाइनिंग हॉल में गया तो वहां सभी मौजूद थे। खाने के बाद मैंने मोहसिन को कहा कि वो सिफारत खाने में जाकर महाजिरों से रात के वाक़े की सुनगुन ले और रद्द अमल का पता चलाए। मोहसिन के जाने के बाद हम सब उसी के कमरे में चले गए और मैंने कैसर से गुज़श्ता रात की तफसीलात पूछी। उसने बताया कि 6 मूजियों को तो खत्म करने में कोई दुश्वारी पेश न आई। हम दरवाजा खटखटा कर उन्हें उठाते और खुद को पुलिस वाले बताकर दरवाजे खुलवाते रहे। दरवाजा खुलते ही हम में से 2 उसे दबोच लेते और एक बकिया कमरों की तलाशी लेता कि कोई दूसरा तो मौजूद नहीं। हम उसकी गर्दन को चाकू से निस्फ काट डालते और एहतियातन चाकू का एक वार दिल पर करते ताकि मूजी के हलाक होने में कोई शुबा न रहे। एक घर में दरवाजा खटखटाने पर जब दरवाजा खुला तो हम में से 2 ने उसे पकड़ा। अब शिकार को हलाक करने की मोहसिन की बारी थी। मोहसिन आगे बढ़ा तो उसने मोहसिन को पहचान लिया और पूछा कि क्या बात है। मोहसिन ने अपनी खुखड़ी से सीधा वार करके उसके सीने को पेट तक इस तरह चीर दिया कि उसका दिल, फेफड़े और अंतड़ियां कट कर बाहर आ गई। वो तो पहले वार ही से मर चुका था, लेकिन मोहसिन को ऐसा जुनून चढ़ा हुआ था कि उसने पहले तो उसकी गर्दन अलहदा की और फिर दोनों बाजू और टांगे बाकी धड़ से अलग कर दी। उसके मुंह से झाग बह रही थी और वो जिस्म के टुकड़ों पर वार किए जाता और कहता था कि अभी तो सिर्फ 1 का बदला लिया है, बाकी 4 का लेना है। उसके चेहरे पर तो मोहसिन ने इतने वार किए कि चेहरे के 20 टुकड़े अलहदा हो गए और चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो गया। बड़ी मुश्किल से हमने उसे काबू किया और घर से बाहर ले आए। आखिरी और 8वें घर में हमें सिर्फ ये दुश्वारी पेश आई कि लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते हुए इतनी आवाज पैदा हुई कि 3 मंजिलों के चंद मकीनों ने दरवाजे खोल कर बाहर झांका, लेकिन हमारी तादाद और नेपाली पुलिस के कोट पहने देखकर फौरन ही दरवाजे बंद कर लिए। यहाँ टारगेट वाले मकान के रिहायशी ने दरवाजा खोला और हमें देखकर पीछे को भागा। हम उसे पकड़कर पिछले कमरे में ले गए जो शायद उसका सोने का कमरा था। चूंकि उस घर में हम 7 इकट्ठे गए थे, इसलिए हम में से 6 ने उसे ऐसे दबोचा कि उसके मुंह से आवाज तक न निकली। यहाँ भी हमने मोहसिन को मौका दिया, जिसने खुखड़ी के चंद वारों से उसे हलाक कर दिया और गर्दन तन से जुदा कर दी। यहाँ मोहसिन को दिल का पूरा गुबार निकालने का मौका न मिला, क्योंकि ये भी मुमकिन था कि बिल्डिंग का कोई रिहायशी पुलिस को फोन कर दे। इसलिए हम जल्दी जल्दी काम निपटा कर नीचे उतर आए। मैंने तो कैसर के बयान को मुख्तसर किया है। उसने तकरीबन 2 घंटे तफसीलात सुनाने में लगाए थे। इस दौरान मोहसिन भी वापस आ गया। उसने बताया कि 8 के कत्ल का सबको पता चल चुका है। सब महाजिर बहुत मुश्तिल हैं और सिफारत खाने के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। सिफारत खाने ने मदद के लिए पुलिस बुलवाई है, जिसने महाजिरों को सिफारत खाने से बाहर निकाल कर सड़क की दूसरी तरफ और दाएं बाएं धकेल दिया है। महाजिर सिफारत खाने पर तहफ्फुज मुहैया न करने और बिला वजह नेपाल में रोके रखने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। असल हकायक और महाजिरों के एहतजाजी मुजाहिरों का सुनकर मुझे एक अनोखी तजवीज सूझी। मुझे यकीन था कि अगर मेरी तदबीर कारगर हुई तो महाजिरों का एहतजाजी मुजाहिरा यकलख्त उल्टा रुख इख्तियार कर लेगा। मैंने मोहसिन को कहा कि वो फौरी तौर पर कश्मीरी मस्जिद में जाए, जहां बकौल उसके गुज़श्ता रात शहीद होने वाले महाजिरों की तजहीज़ व तकफीन के इंतजामात हो रहे थे, और निहायत चालाकी और होशियारी से ये बात फैला दे कि मरने वाले ना तो मुस्लिम थे और ना ही महाजिर। इससे ज्यादा कुछ न कहे और मस्जिद के करीब ही मेरा इंतजार करे। मोहसिन के जाने के आध घंटे बाद मैं लड़कों को होटल में ठहरने या बाजार की सैर करने का कहकर खुद साइकिल रिक्शा लेकर कश्मीरी मस्जिद की तरफ चल दिया। कश्मीरी मस्जिद पहुंचा तो दूर एक गोशे में मोहसिन को खड़े देखा। उसने बताया कि उसने बात तो अच्छी तरह फैला दी है, लेकिन लाशें पोस्टमार्टम होने के बायस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। करीबन 3000 महाजिर उनके इंतजार और जनाजा पढ़ने के लिए वहाँ मौजूद थे। काठमांडू में कश्मीरी मस्जिद का होना अजीब सी बात थी। दर हकीकत करीबन 80 बरस पहले कश्मीर का एक ताजिर खानदान डोगरों के तशद्दुद के बायस काठमांडू में आकर आबाद हो गया था। रफ्ता रफ्ता उस खानदान के बाकी अफराद और कई दूसरे कश्मीरी ताजिर भी काठमांडू हिजरत कराए। यहाँ उनका कारोबार खूब चमका और वो यहीं के हो लिए। उन कश्मीरियों का काठमांडू के खासे वसी हिस्से में अपना मोहल्ला और अपनी मस्जिद थी। ये कश्मीरी बिला तफरीक कौमियत और वतन के हर मुसलमान की हद्दुल मकदूर मदद किया करते थे। मशरकी पाकिस्तान के महाजिरों में उनकी सखावत का चर्चा था और आज उन्होंने ही इन लावारिस मुसलमान महाजिरों की तजहीज़ तकफीन के इंतजामात किए थे। उनमें से चंद मोतबर मस्जिद के करीब ही अपनी कोठी के लॉन में बैठे हुए थे। मैं शक्ल सूरत से भी पठान या कश्मीरी लगता हूँ। मैं लॉन में उनके पास चला गया। अगरचे हमारा पहले कभी तारुफ या आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने बड़े तपाक से मेरा खैर मकदम किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं चिटागोंग में मुलाजिम था, बड़ी मुश्किल से काठमांडू पहुंचा हूं और अब पाकिस्तान जाने के इंतजार में हूं। चूंकि गुज़श्ता रात बहुत बड़ा वक़ूआ हो चुका है, इसलिए गुफ्तगू का मौजू जल्द ही उस तरफ फिर गया। मैंने बातों के दरमियान कहा कि यहाँ आकर मैंने एक अजीब बात सुनी है कि मरने वाले गैर मुस्लिम
मुस्लिम थे। वो सब मेरी बात सुनकर हंसने लगे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि बेशक ये अफवाह ही हो, लेकिन तस्दीक करने में क्या हर्ज है। गर्जे के मेरे जोर देने पर वो इस बात पर रजामंद हो गए कि गुस्साल को कह देंगे कि लाशों को गुस्ल देते वक्त इस अफवाह की असलियत जांचें। मैयतें आईं तो महाजिरों में जोश खरोश बहुत बढ़ गया। यहाँ भी पाकिस्तान, सिफारत खाने और नेपाली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। वहाँ 2 गुस्साल थे, दोनों ने बैक वक्त 2 लाशों को गुस्ल देना शुरू किया। गुस्ल देते वक्त यक के बाद दीगरे दोनों लाहौल वाला कुव्वत पढ़कर उठ खड़े हुए। महाजिरों के पूछने पर उन्होंने सरगोशी में कुछ कहा। महाजिरों को उनकी बात पर यकीन न आया। 2 बुजुर्ग और मोतबर महाजिरों ने खुद तस्दीक की तो वो भी हैरत में डूब गए। उन्होंने सारी लाशों को देखा, टटोला और ऐलान कर दिया कि ये 8 गैर मुस्लिम थे। अब गुस्ल देना तो एक तरफ रहा, इन लाशों को हिंदुओं के हवाले करने की तदबीरें होने लगी। मैंने उन 2 बुजुर्ग महाजिरों को कहा कि आप मेरे हमरा सिफारत खाने चलकर वहाँ मुश्तिल महाजिरों को हकीकत हाल से आगाह करें, वरना वहाँ के हालात खराब हो जाएंगे। वो फौरन मेरे हमरा कश्मीरी खानदान की मोटर में सिफारत खाने पहुंचे और पुलिस के मेगाफोन पर महाजिरों को असलियत बताई। मुश्तिल महाजिर जो सिफारत खाने पर हमला करने को तकरीबन तैयार थे, असल हकीकत जानकर ठंडे हुए और कश्मीरी मस्जिद को चल दिए ताकि खुद ये तमाशा देख सकें। अब ये चेमगोइयां होने लगी कि मरने वाले कौन थे और उन्हें हलाक किसने किया। जितने मुंह थे उतनी बातें। मेरा ये मिशन बखूबी मुकम्मल हो चुका था और अब मुझे लड़कों को फौरी तौर पर नेपाल से बाहर करना था। चुनाचे मैं अपने होटल चला आया। मैं कैसर के कमरे में गया और उसे कहा कि तमाम लड़कों को यहीं बुला ले। जब सब जमा हो गए तो मैंने उन्हें आज की सारी सूरत हाल बताई और कहा कि नेपाली पुलिस अब तक तो उन्हें महाजिर समझी हुई थी और उन्होंने तफ्तीश की महज खाना पूरी की है, लेकिन पाकिस्तान के सिफारत खाने को बचाने के लिए मैंने असलियत जाहिर कर दी, जिसके नतीजे में अब नेपाली पुलिस इन मकतूल नाम निहाद हिंदू महाजिरों की असलियत जानने के लिए तफ्तीश का दायरा-ए-कार बढ़ा देगी। भारतीय सिफारत खाना भी हरकत में आ जाएगा और उन मुक्ति बाहिनी वालों को यहाँ भेजने वाले भी खामोश नहीं बैठेंगे। इन हालात के पेश नजर अब उन्हें नेपाल से जल्द अज जल्द चले जाना चाहिए। मैंने कैसर समेत तमाम लड़कों को 10-10 हजार रुपए भारतीय करेंसी दी। इसके अलावा उनके सफर के अखराजात और खटमंडू में शॉपिंग के लिए 2-2 हजार रुपए अलहदा दिए। उन्होंने ये रकम लेने से पहले तो इनकार किया, लेकिन मेरे इसरार पर मान गए। मैंने उन्हें शॉपिंग करने के लिए भेजा और मोहसिन के जरिए अगले रोज सुबह पहली बस पर बीरगंज के लिए 6 सीटें बुक करवा ली। नजीर और आरिफ के लिए अलहदा खत भी कैसर को दिए। मैंने नजीर को लिखा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 माह के अंदर आपका मकान खाली कर दिया जाए। अगर मैं कोशिश में नाकाम हो जाऊं तो आपको मुकम्मल आजादी है कि मकान खाली न करने वालों से जैसा चाहें सुलूक करें। एक खत हबीब के नाम दिया जिसमें मकान खाली न करने की सूरत में मालिकान के इरादों का भी इशारा दे दिया। मैंने कैसर से कहा कि दिल्ली पहुंचकर फौरी तौर पर अपनी और लड़कों की खैरियत से आगाह करे। दूसरी सुबह 8 बजे की बस पर 6 मुजाहिदों का ये काफिला बीरगंज को रवाना हुआ। चौथे रोज दिल्ली से नजीर और आरिफ ने टेलीफोन पर मुझसे बात की और बताया कि कैसर का ग्रुप बखैर आफियत दिल्ली पहुंच गया है। मैंने नजीर को कहा कि उसके घर को खाली करने की अहमियत और वजह मैंने तफसीली तौर पर अपने महकमे को भेज दी है और मुझे यकीन है कि जल्द अज जल्द उसका घर खाली हो जाएगा। मुतबादिल जगह सराय बैरम खान से बेहतर कोई नहीं हो सकती, इसलिए वो सराय बैरम खान में उन्हें महफूज घर लेकर दे और उन्हें वहाँ सेट करने में उनकी मदद करे।